Yes. A very good morning to all my dear students. Today we will start from the chapter Gillu, which we started last time. We'll continue with that. On the next page number 2 पर आ जाइए। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। मतलब वो जो कौवे पुराण के बारे में, कौवे के बारे में बता रही थी, उसमें अचानक ही, मतलब वो बता रही थी कि कौवे को क्यों समादृत और क्यों अनादृत प्राणी कहा जाता है। उसमें अचानक ही बाधा आ पड़ी थी। ऑल आर रिक्वेस्टेड टू म्यूट देमसेल्फ। अपने आप को म्यूट रखिए। जस्ट दिलशान प्लीज बी क्वाइट। अपने आप को म्यूट करिए दिलशान। वंश इसको म्यूट कर दीजिए। दिलशान, दिलशान म्यूट करिए अपने आप को। मैम हो नहीं रहा वो। जस्ट अ मोमेंट। चलो ठीक है वेट अ मोमेंट। दिलशान म्यूट योरसेल्फ। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे, संधि मतलब जोड़ में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। वो कौवों के बारे में बातचीत कर रही थी, विवेचना कर रही थी कि कौवे को कभी समादृत कह दिया जाता है, कभी अनादृत कह दिया जाता है, कि इतने में गमले और दीवार, जहाँ पर भी दीवार के साथ सटा हुआ गमला रखा जाता है, उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, थोड़ी सी जगह होती है, और उसने देखा कि एक छोटा सा जीव वहां पर पड़ा हुआ है, और महादेवी वर्मा जो कि लेखिका है पाठ की, उनकी नजर वहीं पर रुक गई। निकट जाकर उन्होंने देखा, निकट मतलब पास जाकर देखा, एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा था, और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे थे। कौवों के लिए तो वो आसानी से मिलने वाला भोजन था। सुलभ मीन्स आसानी से मिलने वाला, और आहार मीन्स भोजन था। काक द्वय की ची के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत है। कौवे केवल उसे दो चोंच ही मारते तो उस छोटे से लघु प्राणी के प्राण चले जाते। अतः वह निश्चेष सा गमले से चिपटा पड़ा था। निश्चेष्ट सा मतलब वो बेहोश था, अधमरा सा था, और गमले से वो चिपट कर वहीं पर पड़ा था। हो सकता है कि वो किसी घोंसले से वहां पर गिरा हो। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद अब ये बच नहीं सकता, लेकिन लेखिका जो थी वो छोटे छोटे जीवों को पालने में, उनसे प्यार करने में बहुत रुचि रखती थी, और सबने कह दिया कि ये नहीं बचेगा, अतः इसे यहीं पर रहने दिया जाए। लेकिन लेखिका का मन नहीं माना, और उसने उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में वो ले आई। फिर रुई से उसका रक्त पोंछा, उसके जो घाव थे जिसके कारण वो घायल था, जिस घावों पर उसने पेंसिलिन का मलम लगाया, उसकी मरहम पट्टी की। रुई की पत्ती बत्ती से दूध भिगोकर, क्योंकि वो दूध तो पीना जानता ही नहीं था, इतना छोटा था, और उसने क्या किया कि थोड़ी सी रुई ले ली, उससे दूध में डिबो डिबो कर थोड़ी थोड़ी बूंदे उसके मुंह पर, नन्हे से मुंह में वो टपकाने लगी, क्योंकि उसका मुंह भी नहीं खुल रहा था, और जो दूध की बूंदे थी वो दोनों और ढुलक गई थी। मतलब वो उसे नहीं पता था कि दूध कैसे पिया जाए। जैसे एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसे दूध पीना नहीं आता, परंतु धीरे धीरे वह दूध पीना सीख जाता है। कई घंटे के उपचार, उपचार मीन्स इलाज, उपरांत बाद, के उपरांत मतलब बाद में, कई घंटे के इलाज के बाद में उसके मुंह में एक पानी की बूंद को टिपकाया जा सका। मतलब बहुत ही प्रयास करना पड़ा था। तीसरे दिन वह अच्छा और आश्वस्त हो गया था कि मेरी उंगली में अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। मतलब पहले उसकी आंखें भी नहीं खुल रही थी। जैसे एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है वो धीरे धीरे आंखें खोलना सीखता है, अब उसकी नीले कांच के मोतियों जैसी आंखें जो थी वो इधर उधर देख रही थी। मतलब वो चारों ओर नजर घुमा सकता था।
3-4 मास में ही उसके स्निग्ध रोए, चमकदार रोए जो थे, जब्बेदार पूंछ, चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी, यानी कि हैरान करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया था। जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप कैसे दिया था? गिल्लू एक गिलहरी जाति में पैदा होने वाला जीव है, मतलब वो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन उसको गिल्लू का नाम देकर व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया गया था। एक व्यक्ति के रूप में उसको नामकरण कर दिया गया था, उसे नाम दे दिया गया था, उसका नाम गिल्लू रख दिया गया था। तो गिलहरी जाति का वो छोटा सा जीव अब गिल्लू बन गया था और वो व्यक्तिवाचक हो गया था। इस प्रकार सभी लोग उसे गिल्लू गिल्लू कहकर पुकारने लगे, बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की सी डलिया यानी कि टोकरी में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। मतलब जैसे कि एक आजकल तो वैसे भी आप देखो लटकाने वाले गमले मिलते हैं बाजारों में, लेकिन वो उसके उस समय तो ऐसा चलन नहीं था। तो एक डलिया टोकरी में उसने कुछ रुई बिछाई, उसका बिस्तर बनाया और तार से खिड़की पर उसे लटका दिया, ताकि कोई अन्य जीव जंतु उसे मार ना सके, उस तक पहुंच ना सके, बिल्ली उस तक पहुंच ना सके और उसके प्राणों की रक्षा की जा सके। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। यहाँ से पता चलता है कि वो केवल 2 वर्षों तक ही जीवित रहा, 2 वर्ष तक वही गिल्लू रहता रहा। मैंने स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपने कांच की मनकों की आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था। जो गिल्लू थे वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता था और कांच की मनकों से, मतलब वो खिड़की के पास बैठ जाता, बाहर छोटे छोटे जीवों को देखता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप जो भी वो करता था उस पर सबको बहुत अधिक हैरानी होती थी कि इतना समझदार एक छोटा सा जीव कैसे हो सकता है। उसमें नेक्स्ट नीचे कुछ शब्दार्थ भी दिए गए हैं, ये साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद है, जब मैं लिखने बैठती तब अपनी और मेरा ध्यान आकर्षित करने की और उसे इतनी तीव्र इच्छा रहती, क्योंकि लेखिका महादेवी वर्मा जी एक लेखिका थी और लिखना उनका काम था। जब भी वो लिखने के लिए बैठती तो उनका ध्यान बटाता, शायद कहता हो कि उनसे बात करो, उनके साथ खेलो, उसके साथ खेलो। तो उतनी उसे इतनी तीव्र इच्छा होती, उतनी तीव्र मीन्स तेज इच्छा होती कि उसने एक अच्छा उपाय ही खोज निकाला था, एक ढंग खोज निकाला था कि वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से वो नीचे उतरता। बार बार इस क्रिया को दोहराता कि लेखिका का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो और वो उसे पकड़ने के लिए दौड़े। उसका ये दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहा जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती थी। मतलब हार कर लेखिका को उठना ही पड़ता था उसको पकड़ने के लिए। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजे और सर के अतिरिक्त सारा लघु घात, मतलब उसका सारा शरीर जो था वो लिफाफे के अंदर रहता और केवल उसके पंजे और सिर को सांस लेने के लिए वो बाहर निकाल देती और उसे पैक कर देती। कहने का मतलब उसे लिफाफे में बंद कर देती, कि पैक कर देती कि अब वो हिलजुल ना सके, क्योंकि वो उसके लेखन कार्य में उसे जो था वो डिस्टर्ब कर रहा था, उसमें बाधा डालता था, बार बार उसके साथ खेलने के लिए वो अपने साथ कहता था, इसलिए उसके काम में, लेखिका के काम में इस वजह से बाधा आती थी, तो वो उसको लिफाफे में बंद कर देती। इस अद्भुत अनोखी स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वे अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता था। मतलब वो जो भी लेखिका दिन भर काम करती थी वो घंटों दीवार के साथ मेज के सहारे खड़ा रहकर देखता रहता कि वो कर क्या रही है, और भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह सूचना देता। जैसे एक छोटा बच्चा जब उसे भूख लगती है तो वो रोता है, आवाज करता है और बड़ों को पता लग जाता है कि उसे भूख लगी है, और वो भी चिक चिक करके लेखिका को संदेशा देता
कि मुझे भूख लगी है। काजू या बिस्कुट मिल जाने पर वो की स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता था। मतलब काजू जो उसका प्रिय खाद्य पदार्थ था, काजू खाना उसे बहुत अच्छा लगता था और थोड़ा थोड़ा काजू वो अपने पंजों से पकड़कर कुतरता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले होने आने लगी। नीम और चमेली की गंध मतलब फूल खिल उठे थे। नीम जो थी वो हरी भरी हो गई थी और जो उसकी गंध थी, जो उसकी खुशबू थी, वो लेखिका के कमरे के अंदर आने लगी, क्योंकि बसंत ऋतु में मौसम बहुत अच्छा हो जाता है और मौसम अच्छा होने के कारण जो जब हवा चलती है तो खुशबू चारों ओर बिखर रही प्रतीत सी होती है। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। मतलब वो अब बड़ा हो गया था और बाहर भी गिलहरियां खेलती थी। वो हो सकता है कि उसे खेलने के लिए आमंत्रित करती हूँ, बुलाती हूँ, और गिल्लू को भी अब कितनी देर तक कमरे में बंद रखा जा सकता था। कभी ना कभी तो उसे बाहर छोड़ना ही पड़ता। पहले लेखिका ने ऐसा इसलिए नहीं किया कि कहीं कोई जानवर उसे खा ना जाए और कहीं उसे कोई मार ना दे। अब क्या हुआ कि गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने अपन से बाहर झांकते देखकर लेखिका को लगा कि इसे तो अब मुक्त करना जरूरी है इसे, क्योंकि एक बच्चे को कब तक माँ अपने कमरे में बंद करके रख सकती है। उसे बाहर खेलने के लिए जाने देना पड़ता है, उसे बाहरी दुनिया के साथ मेलजोल बढ़ाने के लिए बाहर जाना ही पड़ता है। तो लेखिका ने भी ऐसा किया कि खिड़की के एक कोने से कुछ कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और एक रास्ता सा बना दिया, एक मार्ग बना दिया जिससे कि गिल्लू बाहर जा सके और वहां से बाहर से अंदर भी आ सके। सचमुच ही मुक्ति की सांस ली गिल्लू ने। और इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से भी बचाना एक समस्या थी, क्योंकि यहाँ से पता चलता है कि लेखिका अन्य जीव जंतुओं को भी पालती थी। एक गिल्लू ही नहीं था उसके पास, कुत्ते बिल्लियां पालना उसका शौक था। बहुत सारे जानवरों को भी वो पाला करती थी। और आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता, क्योंकि वो एक कामकाजी औरत थी और उसे बाहर आना जाना पड़ता था, और वो जब जाती तो कमरा बंद करके जाती और कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा वो खोलती और भीतर पैर रखती, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के रास्ते से अंदर आ जाता, भीतर आ जाता और मेरे सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगता। तब से ये नित्य का क्रम हो गया था। नित्य मतलब रोजाना ही ऐसा होता कि जब लेखिका बाहर से लौटती तो गिल्लू उसके अंग संग डोलने लगता, कभी उसके पैर से सिर पर, कभी सिर से पैर पर दौड़ने लगता, और लेखिका को भी अच्छा लगता था और दोनों में बहुत ही गहरा प्रेम था। उसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट पेज नंबर 5, मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह से बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल में उछलता कूदता रहता। मतलब वो इतना घुल मिल गया था कि ऐसा लगता कि गिलहरियों का वो नेता बन चुका था। ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता और मुझे चौंकाने की, मुझे हैरान करने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी, मतलब पैदा हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट, चुन्नट होता है जो प्लीट्स पर्दों में पड़े होते हैं, कभी उनके बीच में जाकर छुप जाता, कभी सोनजूही की पत्तियों में, सोनजूही की एक बेल होती है जिस पर जो कलियां लगती हैं, तो उनकी पत्तियों में जाकर वो छुप जाता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है। कहते कि मैंने बहुत सारे पशु पक्षी, लेखिका बताती है कि पाल रखे हैं, वो भी मुझसे बहुत लगाव करते हैं, प्रेम करते हैं, परंतु उनमें से किसी को भी मेरे साथ थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई। केवल गिल्लू ही था, जब वो खाना खाने बैठती तो उसके साथ उसकी थाली में वो खाना खाता, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। मतलब वो कहती कि और किसी जानवर ने ऐसी हिम्मत की हो मुझे तो याद नहीं है, केवल गिल्लू ही है जो उसके साथ थाली
अपने के पास बैठकर खाना खाता है। गिल्लू इसमें एक अपवाद था, उनसे सबसे वो अलग जीव था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार और बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मतलब बड़ी मुश्किल से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। पहले तो वो थाली के बीच में ही बैठता था, लेकिन फिर लेखिका ने उसे थाली के पास बैठना सिखाया और जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल का दाना जो था वो उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य पदार्थ था, मतलब उसे काजू खाना बहुत पसंद था। आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि गिल्लू का प्रिय खाद्य पदार्थ कौन सा था, तो काजू उसका प्रिय खाद्य पदार्थ था। कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता। मतलब अगर उसे काजू ना खाने को मिलते तो वो बाकी चीजें भी खाना नहीं खाता था, खाना बंद कर देता था और झूले में से उन्हें फेंक देता था और ये नाराजगी जताता कि उसे काजू खाने को नहीं मिले हैं। अब आजकल की महंगाई के समय में देखो, लोगों को काजू खाने को नहीं मिलते और लेखिका उस छोटे से प्राणी को इतने लाड प्यार से पाला उसने कि उसके लिए वो काजू लेकर आती थी, उसे खिलाती थी, प्यार करती थी। इससे पता लगता है कि वह जीवों से बहुत अधिक स्नेह था उसे। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर, मतलब अब मोटर दुर्घटना में वो घायल हो गई थी और दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण उसे कुछ दिन तक अस्पताल में ही रहना पड़ा। अब देखो, घर में गिल्लू अलग था, अकेला, और वो अस्पताल में थी और उस छोटे से प्राणी के जीवन की रक्षा अब कैसे की जा सकती थी। मतलब वो गिल्लू उतने दिन उसके बंद कमरे में ही रहा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता तो गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता। मतलब अगर कोई अन्य व्यक्ति उस कमरे का दरवाजा खोलता तो वो झूले से उतरकर दौड़कर नीचे आ जाता। किसी दूसरे को जब देखता कि लेखिका नहीं है, कोई कोई अन्य व्यक्ति है, तो तेजी से फिर से वो अपने घोंसले में, जहाँ वो डलिया में रहता था, जो उसका घोंसला था, उसमें जा बैठता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसे के झूले की सफाई की तो काजू भरे मिले। मतलब दूसरों ने भी उसे काजू दिए खाने को, लेकिन उतने दिन तक उसने काजू को छुआ नहीं क्योंकि लेखिका घर पर नहीं थी। और इस बात से पता चलता है कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य पदार्थ भी कितना कम खाता रहा, क्योंकि वह लेखिका जो थी वो अस्पताल में थी और वह उससे जो था वो घर पर अकेला था और वो लेखिका को इधर उधर ढूंढता था, उसकी निगाहें उसे ढूंढती थी और वह उसे कहने का भाव कि वो मिस करता था। और जब तक वो नहीं आई उसने अपना प्रिय खाद्य पदार्थ भी नहीं छुआ। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर, जब वो बीमार थी, अस्वस्थ थी, तो तकिए पर जब वो घर आ गई तो सिरहाने बैठकर वह अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहा, हाथ फेरता रहा कि उसका हटना एक परिचारिका होता है, नर्स के हटने के समान लगता। जैसे एक नर्स एक बीमार व्यक्ति की दिन रात सेवा करती है, उसके पास बैठी रहती है, उसी प्रकार गिल्लू हर समय जब वो अस्पताल से घर आई तो उस समय भी मैं वो पूरी स्वस्थ नहीं हुई थी, तो लेखिका के पास वो बैठा रहता और धीरे धीरे उसके बालों में हाथ फेरता, नन्हे पंजों से सर पे हाथ फेरता। तो उसको जब वो थोड़ी देर के लिए भी हटता तो ऐसे लगता मानो कि एक परिचारिका जिस प्रकार सेवा करके दूर हो गई है, एक सेविका की भांति, एक नर्स की भांति कह लो कि वह उसकी सेवा करता था। यहाँ पर अपवाद का मतलब होता है कि जो सामान्य नियम को बाधित करे, मतलब जो सब दूसरों से अलग हो, मर्यादित करने वाला, जो दूसरों से अलग थे। गिल्लू सब अन्य प्राणियों में एक अपवाद था, मतलब वो उन सबसे अलग नेचर का था, अलग व्यवहार था उसका। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पेज नंबर 6। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती तो गिल्लू बाहर जाता ना झूले में बैठता।
जब गर्मी बहुत अधिक होती तो वो क्या करता कि ना ही तो बाहर जाता, क्योंकि बाहर तो बहुत गर्मी थी, और ना ही वो झूले में बैठता। वो उसके निकट ही पास ही रहने के साथ गर्मी से बचने के लिए एक सर्वथा नया उपाय उसने खोज निकाला था। वो पास रखी हुई सुराही, सुराही मिट्टी से बने हुआ एक पात्र को कहते हैं। जैसे घड़े और सुराहियां आजकल बहुत ज्यादा गर्मी के दिनों में बिकने के लिए बाजारों में आ जाती हैं। घड़े का जो गर्दन का भाग होता है वह छोटा होता है, लेकिन सुराही का गर्दन का भाग लंबा होता है। तो वो सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए उसने एक अच्छा उपाय सोच लिया था कि वो सुराही पर ही लिपटा रहता और वो साथ में उसके पास भी रहता और ठंडक में भी रहता। इस तरह से उसने अपना दिमाग लगाया और अपने आप को गर्मी से बचाने का उपाय ढूंढा। गिलहरियों के जीवन की अवधि अवधि 2 वर्ष से नहीं अधिक नहीं होती। जो गिलहरियों का जीवन होता है उसका समय, अवधि मीन समय 2 वर्ष से ज्यादा का नहीं होता, 2 साल तक ही वो जीते हैं। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का भी अंत अब समीप ही था। दिन भर उसने कुछ नहीं खाया, ना बाहर गया, और रात में अंत की यातना में भी जब वो उसका अंत करीब था, उस समय वो कष्ट में था। वो झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से वह मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, और जिसे उसने अपने बचपन की मरनासन, मृत्यु के निकट जब वो उसे मिला था तब भी उसकी स्थिति मरनासन थी। वो ऐसे लगा रहा था कि अधमरा है, मरने के निकट है स्थिति में पकड़ा था। जैसे अब वो पहले मिला था अब भी उसे वैसे ही उसकी स्थिति नजर आ रही थी। पंजे क्योंकि उसके ठंडे पड़ चुके थे, क्योंकि उसका अंत निकट आ गया था, उसकी मौत निकट थी। तो लेखिका ने जब उसको छुआ तो उसके पंजे ठंडे थे और जाकर उसने हीटर जलाया, उसे गर्मी दी, उष्णता दी, गर्मी दी, उसके पंजों को सेका। हर संभव प्रयास किया लेखिका ने, प्रयत्न किया लेखिका ने उसे बचाने का, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया था। मतलब सुबह की किसी नई किरण में वो के स्पर्श के साथ ही कहीं और जन्म के लेने के लिए वो अब इस दुनिया से जा चुका था, मर चुका था। अर्थात इस जन्म से वो किसी अन्य जीव में जन्म लेने के लिए अब इस दुनिया से वो चला गया था। अर्थात कहने का भाव कि गिल्लू की मौत हो गई रात को, कब वो मर गया पता ही नहीं चला। लेखिका ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन सुबह की जो पहली किरण में ना जाने वो कहाँ चला गया, कहीं और जन्म लेने के लिए शायद इस दुनिया से जा चुका था। उसका झूला उतार कर रख दिया गया क्योंकि अब वो जीवित नहीं था। खिड़की की जाली भी बंद कर दी गई, दोबारा कीलें लगवा दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती रहती। उनकी निगाहें भी, जो गिलहरियां वहां पहले भी आती थी, उनकी निगाहें गिल्लू को ढूंढती रहती। और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता, हर साल आता, लेकिन जब भी सोन जूही पर बसंत आता तो लेखिका की निगाहें गिल्लू को ढूंढती। सोन जूही की लता, लता होता है बेल, के नीचे गिल्लू की समाधि दे दी गई। मतलब उसका शरीर जो था वो सोनजूही की लता जहाँ वो मिला था वहीं पर उसके शरीर को दफना दिया गया था। इसलिए भी कि उसे वह लता बहुत अधिक प्रिय थी, अक्सर वो वहाँ पर जाकर खेलता था और वहीं से वह मिला भी था। इसलिए भी कि लघु घात का, उस छोटे से शरीर वाले प्राणी का किसी बसंती दिन जूही की पिताब, पिताब होता है पीले छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता था। लेखिका को मन ही मन लगता कि सोन जूही की पर जब पीली कली खिलेगी, छोटे छोटे फूल खिलेंगे, तो ना जाने हो सकता है कि वह कभी फिर से जन्म ले ले। और इस बात का उसे संतोष रहता था, इस बात की उसे संतुष्टि रहती थी। कहने का भाव कि जब जब भी उस पर फूल खिलते थे लेखिका का मन उसे याद करता था, उसे उसकी याद आती थी, उसे उसका स्मरण हो आता था। नेक्स्ट, कमिंग अहेड टू द बैक एक्सरसाइज ऑफ द क्वेश्चन, जस्ट अ मोमेंट, मैं आपको अनम्यूट करने का
गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार इस प्रकार किया गया है कि सबसे पहले लेखिका गिल्लू को अपने कमरे में लेकर आई। उसके बाद उसने पेनिसिलिन का उस पर मलहम लगाया। उसके बाद रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुला ना सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। इसी प्रकार लेखिका ने गिल्लू का ध्यान रखा था और कई महीनों तक उसने उसको ठीक करने का उपचार भी किया था। कई महीने ने कुछ दिन ही लगे थे। कुछ दिनों के बाद गिलहरी का वो जो छोटा सा बच्चा था वो स्वस्थ हो गया था। उसने अपनी आंखें खोल ली थी, उसने दूध पीना सीख लिया था। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ मूविंग हेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या किया करता था? यस नरेंद्र, क्या करता था वो? लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उसके पैरों तक आकर सर के पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से नीचे उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक लेखिका उसे पकड़ ना लेती। हाँ, वो कभी सर से पर्दे पर चढ़ता, कभी उसके पैर तक आता, और उसका ध्यान बटाने के लिए जब वो लिखने बैठती थी तब वो ऐसा किया करता था। और तब तक वो करता रहता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए नहीं दौड़ती थी। और जब वो लेखिका का ध्यान बटाने में सफल हो जाता तो वो फिर उसके बाद उसके जो काम थे वो दीवार के साथ सटकर जो वो काम करती थी उसको भी हैरानी के साथ देखा करता था। मूविंग हेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई? उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया था? यस सलील। यस मैम, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता लेखिका को इसलिए समझी क्योंकि जब गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया था तब जो बाहर की गिलहरियां थी वो खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ऐसा लगता था कि गिल्लू को बुला रही हैं अपने पास। और लेखिका ने इसके उपाय में तो लेखिका को लगा कीले कि ये समय आ गया है जब उसे आजाद कर देना चाहिए ताकि वो बाहर जाके अन्य गिलहरियों के साथ खेल सके। और उसके लिए फिर उसने खिड़की में से कोने में से कीलें निकाल दी थी और उसके आने जाने का रास्ता बना दिया था। गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था? परनीत कौर। परिचारिका मतलब सेविका। लेखिका की अस्वस्थता में गिल्लू तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के सिर और बालों को इतने हौले हौले से हिलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। हाँ, जब वो अस्पताल से घर आई तो उसके सिरहाने बैठा रहता, हौले हौले से उसके सिर और बालों को सहलाता रहता, हाथ फेरता रहता, और मतलब ऐसा वो घंटों तक करता रहता। और जब वो हटता तो ऐसे लगता मानो कि कोई परिचारिका जो के समान उसे लगता कि जैसे परिचारिका सेवा करती है और हट जाती है, वैसे ही गिल्लू भी जब हटता था तो लगता था परिचारिका के समान ही लगता है। और वो असल मायनों में परिचारिका के भूमिका निभा रहा था, दिन रात सेवा कर रहा था। गिल्लू की किन चेष्टाओं से, चेष्टा होता है कोशिशों से, ये आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समय निकट है? हृदय, कैसे पता चला था कि उसका अंत निकट है? गिल्लू की कई चेष्टाओं से ये आभास मिलने लगा था कि उसका अंत समीप है। गर्मियों में जब लेखिका दोपहर में काम करती तो गिल्लू ना बाहर आता ना अपने झूले में बैठता, वह लेखिका के निकट ही रहता था। और लेखिका को पता था कि गिलहरियों का जीवन की अवधि केवल 2 वर्ष की ही होती है और गिल्लू की जीवन यात्रा का भी अंत आ गया था। दिन भर उसके मृत्यु वाले दिन भर उसने ना कुछ खाया और ना ही वह बाहर गया। और रात में अंत की यातना में भी वह झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से उसकी उंगलियां पकड़कर हाथ से चिपक गया। इन बातों से लेखिका को लगने लगा कि अब ये उसका गिल्लू का निकट आखिरी है। और समय है। उसने हीटर जलाया और उससे गर्मी देने का प्रयास किया, परंतु इसका भी कोई उससे मतलब फायदा नहीं हुआ, क्योंकि गिल्लू का अंत निकट है वो भली भांति जानती थी।
और फिर अंत में उसकी मृत्यु हो गई और उसे लगा कि वो किसी